हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्रिस्टोफर ने अनिका के साथ एक डील की थी। अगर अनिका आशीष डोगरा को उसकी जेब में रखी हुई दवाई दे देगी और उसकी तबीयत का ख्याल रखेगी तो क्रिस्टोफर अनिका को उसकी ज़िंदगी से जुड़े कोई भी 5 सवालों का जवाब देगा। क्रिस्टोफर का ये मैसेज इंस्पेक्टर अब्बास ने भी पढ़ लिया था, इसलिए अनिका इंस्पेक्टर अब्बास की ओर देखने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि वह अनिका को इस बात की परमिशन कभी नहीं देगी कि वो आशीष डोगरा को उसी के जेब में रखी हुई दवाई दे। वहीं दूसरी ओर आशीष का खास कर बुरा हाल हो गया था। उसके मुंह से खून निकलने लगा था। आशीष की हालत और अनिका का मान, साथ ही साथ अपने फर्ज को ध्यान में रखते हुए इंस्पेक्टर अब्बास एक डिसीजन लेते। इंस्पेक्टर अब्बास आशीष की जेब से बरामद हुई दवाई को अनिका को देते हुए कहने लगते कि क्या तुम इस दवाई को इसी वक्त एग्जामिन करके मुझे बता सकती हो, क्या ये दवाई सेफ है। इसके बाद अनिका दवाई की बोतल खोलकर उसे सूंघने लगती है। साथ ही साथ अनिका उस दवाई के कुछ बूंदे अपनी जुबान पर रखकर उसे एग्जामिन करने लगती है। इंस्पेक्टर अब्बास अनिका को दवाई टेस्ट करने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ये भी पॉसिबल था कि ये दवाई ना होते हुए जहर हो। और क्रिस्टोफर का दवाई को लेकर मैसेज एक सोची समझी चाल हो, इससे अनिका की जान को खतरा हो सकता था। मगर इसके पहले कि इंस्पेक्टर अब्बास अनिका को रोकते, अनिका दवाई जुबान पर रख चुकी थी। इंस्पेक्टर अब्बास परेशान होकर अनिका की ओर देखने लगे। दवाई की अच्छी तरह एग्जामिनेशन करने के बाद अनिका इंस्पेक्टर अब्बास से कहती कि ये दवाई कंजम्पशन के लिए बिल्कुल सेफ है। ये सुनते इंस्पेक्टर अब्बास अनिका को परमिशन दे देते कि ये दवाई आशीष डोगरा को खिला सकती है। इसके बाद अनिका आशीष डोगरा के पास जाती है। आशीष लगातार खांस रहा था, उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। तभी अनिका आशीष के सामने दवाई के साथ साथ पानी का ग्लास रख देती है। दवाई देखते ही आशीष दवाई खा लेता है, जिसके बाद उसकी खांसी कंट्रोल में आने लगती है। इंस्पेक्टर अब्बास भी बुक पेन लेकर आशीष के सामने इंटरोगेशन के लिए बैठ जाते हैं। साथ ही साथ फोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हुए आशीष से कहने लगते हैं कि तुम्हें क्रिस्टोफर के बारे में क्या पता है, क्या जानते हो तुम उसके बारे में। इस पर आशीष कहता है कि मेरा क्रिस्टोफर से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनते इंस्पेक्टर अब्बास कहने लगते हैं, मगर ये कैसे हो सकता है, जिस क्रिस्टोफर को किसी की जान की परवाह नहीं है वो तुम्हारी तबीयत की खैरियत के लिए रिक्वेस्ट करता है और तुम ही कह रहे हो कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये सुनने के बाद आशीष डोगरा कुछ देर तक यूं ही खामोश बैठा रहा। बाद में आशीष धीमी आवाज में कहता है कि मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग क्रिस्टोफर से कोई भी डील मत कीजिएगा। इंस्पेक्टर अब्बास कहते मगर अनिका ने तो उसके साथ डील कर ली है। ये बात सुनते आशीष अनिका की ओर परेशान होकर देखने लगता है। उसे अनिका की फिक्र होने लगी थी। आशीष आगे कहता है कि आप बस क्रिस्टोफर से कोई डील मत करना। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता। आप चाहे तो मुझे टॉर्चर भी कर सकते हैं, मगर मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, क्योंकि आप जो टॉर्चर मेरे साथ करोगे उसका दर्द मेरी खांसी के कारण हो रहे दर्द के आगे कुछ भी नहीं है। मैं इस दुनिया में बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। ये बात कहने के बाद आशीष जोर जोर से खांसने लगता है। आशीष को बुरी तरीके से खांसता देख अनिका उसकी नस चेक करने लगती है। आशीष अनिका के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लगता है कि अगर मेरा इलाज हो सकता तो मैं पहले ही करवा लेता, अब कोई फायदा नहीं है। इस पर अनिका गुस्से से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे, फिर इतनी बड़बड़ क्यों किए जा रहे हो। इसके बाद अनिका ध्यान से आशीष की नस चेक करने लगती है। अनिका को ध्यान से एग्जामाइन करते देख आशीष टिश्यू पेपर से अपनी खांसी को रोक लेता है। जब अनिका अपनी आंखें खोलती है तब इंस्पेक्टर अब्बास अनिका से कहते हैं कि क्या हुआ इसे। दोस्तों, इंस्पेक्टर अब्बास बहुत अच्छे से जानते थे कि अनिका मॉडर्न मेडिसिन के एक्सपर्ट होने के साथ साथ आयुर्वेद की भी एक्सपर्ट थी। इसलिए अनिका ने नफ चेक करके ये पता लगा लिया होगा कि आशीष को क्या हुआ था। बैक टू स्टोरी आते हैं। आशीष को अच्छी तरह एग्जामाइन करने के बाद अनिका परेशान होकर आशीष की ओर देखने लगती है और इंस्पेक्टर अब्बास से कहती है कि आशीष को लंग कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पर। इस पर आशीष मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आपकी कस्टडी में कुछ ही दिनों में एक और मौत हो जाएगी। इतना कहने के बाद आशीष की खांसी एक बार फिर से जोर पकड़ने लगती है। इस बार आशीष को खून की उल्टियां होने लगती है। ये सब देखकर अनिका तुरंत ही अपने पास से एक इंजेक्शन आशीष की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिससे कि धीरे धीरे आशीष की खांसी कंट्रोल होने लगती है। अनिका आगे इंस्पेक्टर अब्बास से कहती है कि हमें कुछ दिनों तक आशीष की डाइट का ख्याल रखना होगा और मैंने इसे नींद का इंजेक्शन दे दिया है। आशीष को इस वक्त आराम की जरूरत है, इसे आराम करने दिया जाए। तभी आशीष अनिका से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, इसलिए अनिका आशीष के पास जाती है। आशीष आगे कहता है कि कुछ राज को अगर राजी रहने दिया जाए तो अच्छा होगा। इतना कहने के बाद आशीष बेहोश हो जाता है। अनिका और इंस्पेक्टर अब्बास आशीष को आराम से सुलाने के बाद इंटरोगेशन रूम से बाहर आ जाते हैं। आशीष की बातों से अनिका गहरी सोच में डूब गई थी। उसके मन में कई सवाल उठने लगे थे जिनका जवाब जानने के लिए उसे इंतजार नहीं हो रहा था। इसलिए अनिका क्रिस्टोफर को मैसेज करती कि मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक आशीष को दवाई दे दी है। अब वादे के मुताबिक तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। बताओ कि 6 साल पहले मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई थी। लगभग 5 मिनट के बाद क्रिस्टोफर रिप्लाई करता है कि आज से 6 साल पहले तुम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए प्रेग्नेंट हुई थी। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें स्पर्म को डायरेक्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्ट करके इंट्रोड्यूस किया जाता है और बिना किसी नेचुरल इंटरकोर्स के फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है।
बैक टू स्टोरी आते हैं। क्रिस्टोफर का मैसेज पढ़ती अनिका गहरी सोच में डूब जाती है। 6 साल पहले अनिका काफ़ी बीमार रहा करती थी। जब वो बेहोशी की हालत में गहरी नींद में सो गई थी, तब उस पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रोसीजर परफॉर्म की गई होगी। तभी उसकी बॉडी के अंदर स्पर्म इंजेक्ट किया गया होगा। ये सब सोचकर अनिका बिल्कुल टूट गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी ज़िंदगी इस हद तक कोई कैसे कंट्रोल कर रहा था। इंस्पेक्टर अब्बास भी अनिका की हालत देखकर हैरान रह गए थे। उन्होंने आज से पहले अनिका को इतना हारा हुआ कभी नहीं देखा था। अनिका बिना कुछ कहे अपनी ही सोच में स्पेशल डिपार्टमेंट से बाहर अपनी कार की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका की हालत देखकर इंस्पेक्टर अब्बास उसे सहारा देने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते, तभी उन्होंने देखा कि रोहित कार के पास अनिका का पहले से इंतजार कर रहा था। इसलिए इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने कदम पीछे ले लिए। दोस्तों, इंस्पेक्टर अब्बास ने भी क्रिस्टोफर का मैसेज पढ़ा था, क्योंकि अनिका की क्रिस्टोफर से बातचीत उनके केस से रिलेटेड थी। उन्हें भी अनिका की प्रेगनेंसी की सच्चाई जानकर शॉक लग गया था, क्योंकि वो सोचती थी कि अनिका और रोहित का सालों पुराना रिश्ता था, जिसके चलते अनिका रोहित के 2 बच्चों की मां बनी थी। बैक टू स्टोरी आते हैं। अनिका इतनी गहरी सोच में डूब गई थी कि वो रोहित से जाकर टकरा गई। उसे इस बात का भी होश नहीं था कि जिस इंसान से टकराई थी वो रोहित था। वही रोहित अनिका के लिए कार का डोर खोलता है और ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। अनिका भी कार में बैठ जाती है। अनिका को परेशान देखकर रोहित अनिका से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। जवाब में अनिका कहती कि मैं जान गई हूँ कि मैं 6 साल पहले प्रेग्नेंट कैसे हुई थी। ये बात सुनते ही रोहित ने कार के ब्रेक्स जोर से दबा दिए। रोहित भी अपनी लाइफ का ये सच जानना चाहता था, इसलिए वो अनिका से कहता है कि बताओ मुझे, 6 साल पहले तुम मेरे बच्चों की माँ कैसे बनी थी। इस पर अनिका कहती है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए। ये बात सुनने के बाद रोहित फिर से ड्राइव करने लगता है। रोहित को नॉर्मल देखकर अनिका हैरानी से रोहित से कहती है कि तुम इतने नॉर्मल कैसे हो सकते हो। क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी लाइफ को इतनी हद तक कंट्रोल कर रहा है। इसके जवाब में रोहित कहता है कि जिसने भी मुझे बेहोश कर कर मुझे टारगेट करने के लिए मेरी बॉडी से स्पर्म निकाला था, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। ये बात सुनती अनिका हैरानी से कहती है, तुम जानते भी हो ना तुम्हारी बॉडी से स्पर्म निकालने के लिए तुम्हारे साथ क्या क्या किया गया होगा। इन शॉर्ट हम इसे रेप का नाम दे सकते हैं। इस पर रोहित कहता है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना जानता हूँ कि ये सब हुआ, इसीलिए ही मुझे मेरी जिंदगी के 2 सबसे अनमोल तोहफे मिले, रिया और आर्यन। और उन दोनों के साथ मुझे तुम मिल गई, मेरे जीने की वजह। इसलिए मैं हमेशा उस आदमी का शुक्रगुजार रहूंगा। अनिका को रोहित की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। दोस्तों, अब आते हैं गुलेरिया हाउस में। आकाश और करण गुलेरिया परेशान होकर अनिका का इंतजार कर रहे थे। करण गुलेरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉल में जो कुछ भी हुआ उससे अनजान थे। अनिका का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। तभी सिक्योरिटी गार्ड करण गुलेरिया से कहते हैं कि मिसेस सुहासिनी मारवात से मिलने आई है। ये बात सुनते ही करण गुलेरिया हैरान रह गए। उन्होंने सोच लिया था आज अगर सुहासिनी मारवा ने अनिका को बेइज्जत करने की कोशिश की तो वो भी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, भले ही सुहासिनी मारवा इस देश के एक पावरफुल खानदान की दादी माँ हो। करण गुलेरिया नौकर से कहते कि उन्हें अंदर ले आओ। जैसे ही सुहासिनी मारवा गुलेरी हाउस के हॉल में आती है, करण गुलेरिया उनसे कहते कि कहिए मिसेस मारवा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जवाब में डायरेक्ट पॉइंट पर आते हुए दादी माँ कहती कि मैं यहाँ पर रोहित और अनिका के रिश्ते की बात करने आई हूँ। ये बात सुनते ही करण गुलेरिया और आकाश हैरान रह गए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दादी माँ कहती कि अनिका ने आयुर्वेद के खिलाफ बयान देकर हमारी पारंपरिकता को ठेस पहुंचाया है। ये सब करने से पहले उसे ये तो सोच लेना चाहिए था कि वो गुलेरिया परिवार के साथ रहती है। दोस्तों, दादी माँ ये सब कहकर ये साबित करना चाहती थी कि अनिका पूरे देश में बदनाम हो चुकी है, अब उसके साथ कोई शादी नहीं करने वाला था। साथ ही साथ दादी माँ मन ही मन ये तय कर चुकी थी कि इस तरह करण गुलेरिया पर प्रेशर डालने से बदनामी के डर से रोहित और अनिका के रिश्ते को मंजूरी दे देंगे। दादी माँ आगे कहती कि क्या तुम जानते हो, जब तुम मेरी बर्थडे पार्टी में बेहोश हो गए थे तब मैंने ही तुम्हें एक दवाई दी थी जिससे तुम ठीक हो गए थे। क्या तुम जानते हो कि वो दवाई कौन सी थी। जवाब में करण गुलेरिया कहते कि वो दिमाग को काबू करने वाली आयुर्वेदिक दवाई थी जिससे आपकी भी जान बच पाई थी। इस पर दादी माँ कहती है कि आप ही सोचिए कि आयुर्वेद ने इतनी बेहतरीन दवाई बनाई है और उसी आयुर्वेद के खिलाफ अनिका चंद पैसों के लिए बयानबाजी कर रही है। क्या वो नहीं जानती कि गुलेरिया परिवार के पास बहुत पैसा है, फिर ऐसी ऊंची हरकत करने की क्या जरूरत थी उसे। दोस्तों, दादी माँ के साथ करण गुलेरिया और आकाश यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए करण गुलेरिया अनिका का इंतजार कर रहे थे, मगर दादी माँ की बातों ने उनका सर झुका दिया था। तभी किशन मामा अंजलि मामी के साथ गुलेरिया हाउस पहुंचते। दादी माँ को देखते ही किशन मामा आकाश से कहने लगते कि हम थोड़ी देर बाहर इंतजार करते। इस पर दादी माँ कहती कि अरे नहीं, आप तो अपने हो, बाहर वाले तो हम लोग हैं। आगे किशन मामा कहते कि अनिका कहाँ है, हम उससे मिलना चाहते हैं। इस पर करण गुलेरिया कहते कि अनिका अब तक यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आई, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है वहाँ पर, अनिका का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस पर मुस्कुराते हुए किशन मामा कहते कि क्या आपको नहीं पता कि आज यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। जवाब में आकाश कहता है कि नहीं, क्या हुआ। इस पर किशन मामा कहते कि श्वेता ने हमें कॉल करके बताया कि डॉक्टर वांगापट्टू का सबसे काबिल शिष्य जिसकी तलाश लगभग सबको ही है, मगर जिसे किसी ने देखा नहीं है,
वो शिष्य और कोई नहीं बल्कि हमारी अनिका ही है। डॉक्टर वांगापट्टू ने हमें यहाँ पर अनिका को मनाने के लिए भेजा है ताकि वो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके। ये बात सुनते ही करण गुलेरिया का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वही दादी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर एक लड़की में इतनी सारी खूबियाँ कैसे हो सकती थी। आगे दादी माँ को कुछ क्लिक होता है, जिसके चलते वो किशन मामा से पूछती है कि अनिका ने मुझे जो दिमाग में काबू करने की दवाई दी थी, क्या उसने खुद बनाई है? जवाब में किशन मामा कहते कि हाँ। तभी वहाँ पर रोहित और अनिका भी हॉल में पहुंच जाते। रोहित को गुलेरिया हाउस में देखकर दादी माँ को अच्छा नहीं लग रहा था। वही दादी माँ को देखती ही रोहित कहता है कि दादी माँ आप यहाँ पर क्या कर रही है? जवाब में दादी माँ कहती कि मैं यहाँ पर तुम्हारी और अनिका की शादी के बारे में बातचीत करने आई हूँ। माना कि अनिका को आयुर्वेद का थोड़ा बहुत नॉलेज है, पर 2 बच्चों की माँ से कौन शादी करेगा? इस पर करण गुलेरिया नौकर से कहती कि मैंने जिन लोगों को अनिका की शादी के सिलसिले में अपॉइंटमेंट दी थी वो लोग आ चुके होंगे, उन्हें अंदर लेकर आओ। ये बात सुनते हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तभी दरवाजे से एक के बाद एक औरतें गुलेरिया हाउस में आती है। उन औरतों को देखकर दादी माँ शॉक्ड हो गई, क्योंकि वो सारी औरतें बड़े बड़े खानदानों से ताल्लुक रखती थी। वो सारी औरतें अब अपने बेटे के लिए अनिका का हाथ मांगने आई थी। दादी माँ ये सब देखकर हैरान थी। वही रोहित को तो मानो ऐसा लग रहा था कि वो अभी के अभी उन औरतों को धक्का मार के घर से बाहर निकाल दे, मगर उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया। वही अनिका सारी औरतों की बातों से इरिटेट होकर अपने रूम में चली जाती है और क्रिस्टोफर को एक और मैसेज करती कि तुम लोग मुझे प्रेग्नेंट क्यों करना चाहते थे। मगर काफी वक्त तक जब क्रिस्टोफर का रिप्लाई नहीं आया तो अनिका फ्रेश होने चली गई। वहीं दूसरी ओर दादी माँ एक और चाल चलते हुए सारी औरतों से कहती कि अनिका के जुड़वा बच्चे हैं और उन बच्चों का बाप मेरा पोता रोहित है। मगर दादी माँ की ये चाल भी नाकामयाब रही, क्योंकि करण गुलेरिया ने औरतों को क्लियर कर दिया कि भले ही रोहित अनिका के बच्चों का पिता है, मगर अनिका ने उसे शादी करने के लिए अब तक मंजूरी नहीं दी है। इसलिए वो सारी औरतें करण गुलेरिया से कहती कि एक बार अनिका की मुलाकात हमारे बेटों से करवा दीजिए, जिसके लिए करण गुलेरिया मान जाते। रिया भी हॉल में पहुंच चुकी थी। रिया रोहित से कहती कि आप नानू को कैसे मनाओगे? जवाब में रोहित कहता है कि सबसे पहले तो मुझे तुम्हारी मम्मा को मनाना होगा। तभी अपनी दाल गलती ना देख दादी माँ कहती कि चलो रोहित, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद रोहित और दादी माँ साथ में चले जाते हैं। सारी औरतें भी अब अपने बेटों का बायोडेटा देकर चली जाती हैं। अब आते हैं अनिका के पास। अनिका जब फ्रेश होकर बाहर आई तब उसने अपना फोन चेक किया। तब उसने देखा कि रोहित का एक मैसेज आया था। रोहित ने लिखा था कि अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, तुमसे शादी करना। ये मैसेज पढ़ते ही अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोहित के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के मामले पर जो सोच थी कहीं ना कहीं अनिका को पसंद आने लगी थी। वो सोचने लगी थी कि 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो इतना भी बुरा नहीं था। साथ ही साथ अनिका ये भी सोच रही थी कि आखिर रोहित एक पावरफुल बिजनेसमैन था। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद रोहित के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता था कि कोई उसका सेमेन चुरा ले? इन सभी सवालों का जवाब क्रिस्टोफर के रिप्लाई पर डिपेंड करता था, मगर अब तक क्रिस्टोफर का कोई जवाब नहीं आया था। अगली सुबह में पता चलता है कि आकाश और श्रेया की शादी ट्रेडिशनल तरीके से 3 दिन बाद होने वाली थी। इसलिए श्रेया शादी की तैयारियों में बिजी थी। तभी कैलाश अधिकारी ने उससे कहा कि क्या हम तुम्हारी शादी कल ही करवा सकते? जवाब में श्रेया कहती कि नहीं, शादी की तैयारियों में वक्त लगता है और कार्ड्स भी बढ़ चुके हैं, ये इम्पॉसिबल है। ये सुनते ही कैलाश अधिकारी परेशान हो जाता है। तभी अनिका भी वहाँ पर आ जाती है। वह कैलाश अधिकारी को देखकर समझ चुकी थी कि उसे कोई परेशानी है। अनिका ने कैलाश अधिकारी से उसकी परेशानी का कारण पूछा, मगर कैलाश अधिकारी ने बात को टाल दिया। इसके बाद कैलाश अधिकारी बालकनी में जाकर ब्लैक कैट को मेल करता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अनिका ने कैलाश अधिकारी को मैसेज करता देख सेंस कर लिया था कि वो ब्लैक कैट को मैसेज कर रहा है, इसलिए अनिका अपनी ब्लैक कैट की आईडी खोलती तो उसका शक सही निकला। अनिका ने कैलाश अधिकारी को कहा कि बताओ क्या करना है मुझे। इस पर कैलाश अधिकारी कहता है कि मैं इस काम के लिए तुम्हें मुंह मांगे कीमत दूंगा। मैं जब नहीं रहूंगा तब तुम्हें मेरी बेटी को प्रोटेक्शन देना होगा। तो दोस्तों, कैलाश अधिकारी किस बारे में बात कर रहा था? क्या उसकी जान को कोई खतरा था? साथ ही साथ क्या क्रिस्टोफर अनिका के दूसरे सवाल का जवाब देगा या नहीं? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।